मेरे युवा मित्रों नमस्कार। सीबी एजुकेशन विथ मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग दशरथ माझी द माउंटेन मैन फिल्म देखे होंगे। उसमें दशरथ माझी का एक बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग है, लो फिर आ गए। तुम्हें क्या लगता था नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी डायलॉग के मर्म को ग्रहण करते हुए आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे नवंबर माह 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, जो आगामी होने वाली सभी परीक्षाओं जैसे आईएएस, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, ईटीसी जो भी परीक्षाएं हैं सबके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए सर्वप्रथम हम बात करते हैं देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस की। 18 नवंबर 2022 को हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस द्वारा विकसित एक रॉकेट ने इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। इस रॉकेट का नाम श्री विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम एस नाम दिया गया है। विक्रम एस द्वारा 3 छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया। इसमें पहला है चेन्नई के स्टार्टअप स्पेस किड्स, दूसरा है आंध्र प्रदेश के स्टार्टअप इन स्पेस टेक, तीसरा है आर्मेनिया के स्टार्टअप बाजूम क्यू स्पेस रिसर्च लैब के छोटे हल्के सैटेलाइट। हम आपको बता देते हैं कि स्पेस किड्स सैटेलाइट भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, सिंगापुर व सेशेल्स के बच्चों द्वारा वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में बनाया गया है। हम आपको याद दिला देते हैं कि इस उड़ान के साथ ही स्काई रूट अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की पहली निजी कंपनी भी बन गई है। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं PSLV C54 की। 26 नवंबर 2022 में PSLV C54 द्वारा EOS 06 अर्थात ओशन सैट 3 के साथ 8 अन्य छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण भी किया गया। यह प्रक्षेपण इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। PSLV C54 के द्वारा जिन 8 छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया वह इस प्रकार है। एक भूटान का भूटान सैट, जिसे INS-2B भी कहते हैं। एक निजी कंपनी पिक्सल का आनंद है। 2 उपग्रह एक निजी कंपनी ध्रुव अंतरिक्ष का थायोबोल्ट है। 4 उपग्रह स्पेस फ्लाइट अमेरिका का स्ट्रोकास्ट है। आइए अब हम एक विध्वंसक पोत की भी बात कर लेते हैं। विध्वंसक युद्धपोत मोर्मुगाओ को भारतीय नौसेना को नवंबर 2022 में सौंप दिया गया है। यह युद्धपोत मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित किया गया है। आइए अब हम इजरायल के संसदीय चुनाव की बात कर लेते हैं। इस चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू को 6वीं बार इजरायल का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। आइए अब हम आर्टेमिस मून मिशन की बात कर लेते हैं। यह मिशन नासा का है। इसमें 3 चरण होंगे। इस मिशन के द्वारा 5 दशकों के पश्चात चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने की तैयारी है। यह तीसरे चरण में किया जाएगा। पहले चरण में केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट के जरिए ओरियन स्पेसशिप को चंद्रमा की कक्षा के लिए 16 नवंबर 2022 को प्रक्षेपित किया गया। आइए अब हम एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 की बात कर लेते हैं। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेश विकसित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल के दूसरे चरण का सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 2 नवंबर 2022 को किया। AD-1 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों विमानों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आइए अब हम EWS की बात कर लेते हैं। EWS अर्थात आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों को 10% का आरक्षण 2019 में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था।
इस संबंध में एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह अधिनियम वैध है और इससे संविधान के मूल ढांचे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह कंटिन्यू जारी रहेगा। आइए अब हम बात करते हैं मलेशिया के संसदीय चुनाव की। समय से पूर्व कराए गए मलेशिया के संसदीय चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। सबसे बड़े दल के नेता अनवर इब्राहिम को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। यह एक गठबंधन सरकार है। हम आपको याद दिला देते हैं कि मलेशिया संसद का निचला सदन दीवान रक्यात के नाम से जाना जाता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं एक एयरपोर्ट की, जिसका नाम है डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। इस पोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2022 में किया। यह एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश की राजधानी के निकट होलोगी में है। पूर्व में इस एयरपोर्ट का नाम होलोगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ही था। डोनी अर्थात सूर्य तथा पोलो अर्थात चंद्रमा के प्रति राज्य के लोगों की श्रद्धा को देखते हुए इसका नाम डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रखा गया है। अब हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं। जलमार्ग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम के बोगीबील तक एक नई क्रूज यात्रा की शुरुआत 7 जनवरी 2023 को होगी। इसका समापन 1 मार्च 2023 को डिब्रूगढ़ असम में होगा। इस यात्रा में 52 दिन लगेंगे और कुल दूरी तय होगी 3700 किलोमीटर। बांग्लादेश के ढाका सहित कुछ महत्वपूर्ण स्थलों से होकर यह गुजरेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क तथा सुंदरबन डेल्टा से भी यह गुजरेगा। इस सभी के टाइम टेबल का विमोचन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस क्रूज का संचालन PPP मॉडल पर अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर होगा। अब अगला टॉपिक जनसंख्या से जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के एक रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर 2022 को विश्व की कुल जनसंख्या 8 अरब के पार हो गई है। विश्व की कुल जनसंख्या 7 अरब से 8 अरब होने में 12 वर्ष लगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2037 में यह जनसंख्या 9 अरब के पार हो जाएगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या केवल 7 देशों में रह रही है। ये देश इस प्रकार हैं: चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील। रिपोर्ट में तो यह भी बताया गया है कि 2023 में भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या अपने सर्वोच्च बिंदु 10.4 अरब के स्तर पर 2080 में होगी। अब हम बात करेंगे C-295 विमान की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बड़ोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स के निर्माण के लिए टाटा एयरबस परियोजना का शिलान्यास किया है। इस परियोजना के तहत टाटा एडवांस सिस्टम व एयरबस डिफेंस कंसोर्शियम द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए बहुउद्देशीय परिवहन विमानों का निर्माण किया जाएगा। यह देश में ऐसी पहली परियोजना है जिसके तहत निजी क्षेत्र की किसी कंपनी द्वारा सैन्य विमानों का निर्माण देश में किया जाएगा। यह भी पहला ही अवसर होगा जब C-295 विमानों का उत्पादन यूरोप के बाहर किसी देश में होगा। अब हम बात करेंगे एयर इंडिया की। टाटा सन्स के पूर्ण स्वामित्व वाली एयर इंडिया में निजी क्षेत्र की एक कंपनी विस्तारा का विलय मार्च 2024 तक होने की संभावना है। हम आपको बता देते हैं कि विस्तारा एयरलाइंस में सिंगापुर एयरलाइंस की 49% हिस्सेदारी है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डिजिटल रुपये से संबंधित है। थोक लेन देन के लिए डिजिटल रुपया जारी करने के पश्चात रिटेल सेगमेंट के लिए भी डिजिटल रुपये की शुरुआत
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 दिसंबर 2022 से की। खुदरा सेगमेंट के लिए 4 शहरों को पहले चरण में चुना गया है। ये शहर हैं मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु व भुवनेश्वर। इसके भुगतान के लिए किसी भी बैंक में कोई भी खाता होना जरूरी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। यदि यह वीडियो और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके काम की लगी हो, तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो लेकर आएँ वह आप तक आसानी से पहुंच सके। अगले सप्ताह हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।